सीटेट क्यों फेल होते हैं, कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी, ताकि मैं अब, क्योंकि एक वीक बचा है, 7 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। मार्च पूरा रहेगा, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने होंगे बच्चों पे, और जुलाई में जाके पेपर होगा। अभी से चेताऊंगी तो शायद वो जो 85% जो फेल होने वाले हैं, कभी ऐसा वक्त आए, मेरा एक ही सपना है कि वो ऐसा हो जाए, एटलीस्ट 50-50 तो हो, कि 50% बच्चे पास हुए सीटेट के इतिहास में, ऐसा इस तरीके का मामला वो होना चाहिए। चलिए, आज का टॉपिक बहुत शानदार है, क्योंकि क्या है, कुछ भैया जी हैं, एक भैया जी कोलबर्ग भैया, एक भैया जी जिनका नाम जीन प्याजे भैया, एक भैया जी जिनका नाम क्या है, हार्वर्ड गार्डनर भैया। इनके सिद्धांतों की आलोचना को हम समझेंगे, ठीक है ना। आलोचना, यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, जनरली आता है। तो देखिए, मैं बिना समय गवाए हुए आपसे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर कराने से पहले, सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे जीन प्याजे भैया। याद होंगे, जीन प्याजे भैया ने एक सिद्धांत दिया था, और भैया जी के सिद्धांत का नाम क्या था बेटा जी, आपने पढ़ा है, मैं पढ़ा रही हूं लगातार। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। क्या नाम है भैया जी के सिद्धांत का? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है। क्या नाम है इनके सिद्धांत का? तो आप कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इनके सिद्धांत का नाम है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने इसके अंदर एक चीज मानी थी कि भैया, बच्चा नन्ना वैज्ञानिक है, खुद से अनुभव प्राप्त करता है। आपको याद आ रही होगी, इन्होंने 4 स्टेजेस भी दी थी। क्या दी थी? आपको शॉर्ट में याद दिला दूं, इन्होंने 4 स्टेजेस दी बेटा, अवस्थाएं दी, और कहा कि भैया एक भी क्रम को छोड़ा नहीं जा सकता, एक को भी क्या नहीं किया जा सकता, स्किप नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने बात की थी। एक को भी स्किप नहीं कर सकते। आपको मैंने ये बताया भी था, तब भी बताया था, बकायदा लिख के बताया था, है ना। इन्होंने कहा था कि बच्चा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, यानी परिपक्वता आती है, यानी एज बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, संज्ञान की क्षमता बढ़ती जाती है, यानी नॉलेज का बेसिस बढ़ता जाता है। संज्ञान की क्या हो जाती है बेटा? क्षमता। संज्ञान की क्षमता बढ़ती है, यानी कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या कैपेसिटी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, या कैपेसिटी ऑफ कॉग्निशन, यानी दिमाग की काम करने की क्षमता। कॉग्निशन का मतलब दिमाग किसी नॉलेज पर कैसे प्रोसेसिंग करता है, कैसे काम करता है, वो हो जाती है। बहुत बढ़िया, आरएस के लिए ताली होनी चाहिए। पहली स्टेज सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, जहां पर बच्चा इलॉजिकल है। चौथी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां बच्चा तार्किक है, लेकिन वो चीजों को देखकर जो उसको दिखाई देती है प्रत्यक्ष तौर पर, मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल। अब इनकी ना लोगों ने धज्जियां उड़ाई। इससे एक चीज समझ में आती है आपको, जीवन में आप कितना भी अच्छा काम करो और कितना भी बेहतरीन काम करो, इवन आप जीन प्याजे भैया जैसे महान व्यक्ति बन जाओ, लेकिन दुनिया आपके बेहतरीन से बेहतरीन काम में भी आलोचना कर ही देती है। तो जीवन में जब कभी आपकी भी आलोचना हो, तो आज के इन महान वैज्ञानिकों की आलोचना के सिद्धांत को पढ़ के, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में आता है, जीवन की एक बात सीख लीजिएगा कि आप कितने भी बड़े तुर्रमखा हो जाइए, आलोचना करने वाले सदैव मौजूद रहेंगे। तो इनकी भी आलोचना होती है। आलोचना का टॉपिक क्या है बेटा जी? आलोचना का यानी क्रिटिसिज्म का, क्रिटिसिज्म के रीजन क्या है, क्यों इनकी आलोचना होती है? तो देखिए भैया, एक आलोचना तो ये है कि आपको भी मैंने जब सिद्धांत पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि भैया जी कहते हैं, जीन प्याजे भैया जी, कि इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा, जैसे सेंसरी मोटर, कि सेंसरी मोटर में बच्चा सेंस ऑर्गन से ही सीखता है और रिफ्लेक्स एक्शन करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, यानी बार 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 क्या चीजों को रिपीट करता है ना। अच्छा, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, पूरी दुनिया में अपने आप पर ही फोकस करता है, अपने आप को सेंटर मानता है। ये मैंने आपको बताया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में आप ऐसे, जैसे मेरा बच्चा है, एस पर जीन प्याजे साहब, 18 महीने के बाद से लेकर 2 साल तक में मेरे बच्चे को वस्तु स्थायित्व आना चाहिए,
और मैंने आपको बताया कि पिछली बार के सीटेट में और एनसीईआरटी में भी वस्तु स्थायित्व को प्री ऑपरेशनल में रखा है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय का आज ही मैं एक प्रैक्टिस सेट करा रही थी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, और उसमें साफ लिखा हुआ था कि सेंसरी मोटर जो स्किल है, एज है, उसके अंदर वस्तु स्थायित्व होता है। अगर मैं अपने बच्चे को एक अच्छा माहौल दूं, ज्यादा स्टिमुलेट करूं, तो आपको लगता है कि मेरा बच्चा ये नहीं जानेगा कि ये वस्तु या ये पेन निर्जीव है, इसमें जान नहीं है? 7 साल तक मेरा बच्चा इस बात को नहीं जानेगा। जान सकता है ना कि किस तरीके से चीजों को डील किया गया है। तो 7 साल से पहले का बच्चा भी, हाँ, मैं आपकी बात का सोल्यूशन करूंगी, ठीक है ना पूनम? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आज ही बताया, ठीक है गुड़िया। तो इसका मतलब आप इस बात को नकारते हो कि बच्चे के सीखने में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना बेटा? यही एक चीज आप अपने आप में आरती अगर सुधार सको तो वो सुधारो। मैं कह नहीं रही, बस प्लीज आप सुधार लो अपनी अभी एक चीज जो सुधार सकते हो। इतने पेज पर ही 1 नंबर मिल सकता है, ठीक साहब? आ जाए। अब दूसरे भैया आते हैं। दूसरे भैया वाइगॉट्स्की भी ले लीजिए। कौन ले लीजिए? वाइगॉट्स्की। अब वाइगॉट्स्की भैया कौन है? वाइगॉट्स्की भैया के सिद्धांत का नाम बताएंगे जल्दी से, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, क्या नाम है उनका? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना? विकास का सिद्धांत यानी ये कहते हैं कि बच्चा जो भी सीखता है उसमें समाज और कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसे आप बोलते हो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी आप इसे इस नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से आप इसे जानते हैं। वाइगॉत्स्की साहब की धज्जियां उड़ने के पीछे का क्या कारण मानते हो आप? इन्होंने तो प्याजे भैया वाला स्कोप भी नहीं छोड़ा। प्याजे को आप इस वजह से सुना ले रहे हो कि भैया प्याजे भैया आपने ये गलती करी है कि आप, है ना, क्या करते हो कि आप संस्कृति को नहीं मानते, समाज को नहीं मानते हो, आप ये नहीं मानते कि भैया जगह बदलेगी, आप कह देते हो सार्वभौमिक है ये चरण। इनकी भी किसी बात पर अब सोचो, इनके तो सिद्धांत में सब कुछ है, लेकिन कीड़े निकालने वालों ने इनके सिद्धांत में भी कीड़े निकाले। तो वाइगॉत्स्की के सिद्धांत में कीड़ा नंबर 1 ये हुआ कि वाइगॉत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा सीखेगा ना तो समाज के साथ इंटरेक्शन करके ही सीखेगा। यानी इनका ये मानना है कि जो कुछ है वो समाज के साथ इंटरेक्शन है, अपने आप में बालक कुछ नहीं है ना? हाँ, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी आलोचना जो होती है बेटा जी, इनको जो क्रिटिसाइज किया जाता है आलोचना, उसका पहला पॉइंट पता है क्या है? ये कहते हैं सामाजिक इंटरेक्शन ही बच्चे को सीखने में मदद करेगा, वरना बच्चा जेडपीडी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। याद आ रहा है कुछ मैंने बताया था जेडपीडी के बारे में कि भैया आपकी वास्तविक क्षमता, आप जो वास्तविक तौर पर आज अभी कर पा रहे हो ये, और आपके अंदर जो क्षमता है वहां तक, अंदर तक पहुंचने में मदद करता है आपको एमकेओ, समाज के ज्यादा जानकार लोग। तो इनके लिए जो सबसे बड़ी बात ये हो गई वो यही हो गई क्या कि इन्होंने सिंपल सरल शब्दों में कहा सामाजिक अंतःक्रिया ही सब कुछ है, यानी सोशल इंटरेक्शन ही सब कुछ है। यानी अगर बच्चा सोशल इंटरेक्शन, एमक्यू उसके जीवन में नहीं आया, उसको पाड़ नहीं दिया गया समाज के द्वारा, तो वो जेडपीडी कभी नहीं बना पाएगा, उसकी क्षमता चाहे कितनी भी हो। तो कहीं ना कहीं भैया जी ने व्यक्ति को, बहुत बढ़िया एक गुड़िया ने लिखा था कि व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोशल इंटरेक्शन सब कुछ है, इतना हावी हो गया इनके ऊपर समाज कि ये इंडिविजुअल जो सीखने वाला है आपने उसकी धज्जियां उड़ा के रखी। ये इनकी हो गई भैया। देख रहे हो समाज कैसे कीड़े निकालता है, कितने गजब तरीके से। हाँ, सेल्फ पावर को नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल जतन। अब बेटा जी एक और भैया आते हैं कोलबर्ग। याद होगा कोलबर्ग भैया पढ़ाए थे मैंने आपको, कोलबर्ग भैया का नैतिक विकास का सिद्धांत कल ही तो पढ़ रहे थे कोलबर्ग। तो कोलबर्ग भैया के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बिट्टू? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, कि नैतिकता का विकास कैसे होता है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना? अब इनकी थ्योरी में कीड़े निकालने वाला कोई और नहीं था। सबसे पहले इनकी खुद की जो शिष्या थी कैरोल गिलीगन, इन्होंने ही गीली गीली गन कर दी, इनकी इनकी गन में तुरंत गीली कर दी उन्होंने। तो इनका जो आलोचना करी है वो किसने करी है? इनकी स्टूडेंट थी कैरोल गिलीगन, उन्होंने की है इनकी आलोचना सबसे ज्यादा, कैरोल गिलीगन द्वारा आलोचना हुई है।
इन्होंने कहा गुरुजी, इन्होंने, क्योंकि आपको याद होगा कोलबर्ग साहब ने ना बच्चों के ऊपर जब प्रयोग किया था, तो बच्चों के क्या दुविधा रहती है, कैसे सोचते हैं, कैसे नैतिक विकास होता है, इसके लिए कहानी सुनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल, अनाबिया, अनाबिया बिल्कुल, 3 लेवल 6 स्टेजेस, बहुत बढ़िया गुड़िया। तो इन्होंने ना बच्चों को कहानी सुनाई थी। कहानी चलो मैं भी आपको सुनाती हूँ। हिंज नाम के एक व्यक्ति की कहानी है। तो इन्होंने अलग अलग उम्र के बच्चों को हिंज की कहानी सुनाई। किसने? कोलबर्ग भैया ने। इन्होंने कहा हिंज नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार है, पत्नी से बहुत प्रेम करता है। पूरी कहानी सुनिएगा। बिल्कुल आ रहा है। तो बोले एक दिन पत्नी बीमार होती है, पत्नी को ऐसी बीमारी है कि पूछो ही मत। हिंज को लगता है हाय मेरी पत्नी मर जाएगी। हिंज को खबर मिलती है कि हे प्रिय पति, तुम परेशान मत हो। मतलब लोग कहते हैं कि अरे परेशान क्यों होता है, कतई मजनू बना जा रहा है भाई तू हिंज। एक दुकानदार है, केमिस्ट वाला है हमारे ही शहर के अंदर, जिसने एक ऐसी दवाई बनाई है जो तेरी पत्नी को ठीक कर सकती है। अब हिंज मजनुओं की तरह भागता दौड़ता पहुंचता है कि हे केमिस्ट वाले भैया दवाई दे दो, दवाई दे दो। अब केमिस्ट वाला भैया कहता है अरे भैया सुन, 10 साल रिसर्च करी है मैंने तेरे को फ्री में दवाई देने के लिए। अरे मैं इसे बेचूंगा बड़ी बड़ी कंपनियों को, कॉपीराइट बनवाऊंगा या उनको कंपनियों को इसके राइट्स बेचूंगा और मेरे को मिलेगा मोटा पैसा। क्या मिलेगा वीर? मोटा पैसा मिलेगा। तो भैया अब हिंज मुंह नीचे कर लेता है, बोले यार भैया प्लीज मेरी पत्नी बच जाएगी, मुझ पे कुछ पैसे हैं आप ले लीजिए, है ना, बाकी पैसे मैं आपको दे दूंगा। और जैसे तमाम आप इस सिचुएशन में सोच सकते हैं, ठीक है ना, वो आप सोच सकते हैं कि ये भी कहा होगा कि मैं तेरे यहाँ बर्तन साफ कर लूंगा, मैं जीवन भर काम करूंगा, जो भी कहा होगा। अब कुल मिलाकर केमिस्ट माना नहीं कि पूरा पैसा चाहिए, इधर ही चाहिए, और नहीं मिला तो फिर मामला गड़बड़। तो हिंज जो है गुड्डा दुखी बैठा है। अब हिंज का अंदर का एकदम इड पैदा होता है। वो कहता है चोरी कर लेते हैं गुरु, इसकी दुकान में जाके चोरी कर लाते हैं। अब हिंज के सामने दुविधा है। दुविधा क्या? कि या तो मैं चोरी करूं या पत्नी को मर जाने दूं। चोरी करूंगा तो दवाई पत्नी को दे दूंगा, पत्नी बच जाएगी, और अगर चोरी नहीं करूंगा तो पत्नी मर जाएगी। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये दुविधा है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो दुविधा को अंग्रेजी में बोलते हैं डायलेमा। वो दुविधा होती है कि क्या करना है, और जब डायलेमा दुविधा पैदा होती है तो आप तर्क देते हो अपने आप को कि कौन सी चीज सही है, उसको बोलते हैं रीजनिंग, तर्कणा, है ना। तो अब हिंज का दिमाग उसको तर्क दे रहा है यार चोरी करनी चाहिए, नहीं यार चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी कर ली पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चोरी करना गलत बात है, और चोरी कर ली तो मैं तो जेल में ही रहूंगा, फिर कैसे चलेगा। दूसरी तरफ कर रहा है कि कैद कर ले चोरी यार, 2-4 साल जेल में चला जाएगा लेकिन पत्नी बच जाएगी। तो हिंज ने ये कहानी अलग अलग उम्र के बच्चों को सुनाई है, अलग अलग स्टेज के बच्चों को सुनाई है, और हर बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग क्या उस कहानी में हिंज को क्या करना चाहिए ये बताया है। जैसे प्री कन्वेंशनल में बच्चों का ये कहना था कि हिंज को चोरी नहीं करनी है क्योंकि पिटाई पड़ती है, पुलिस की मार पड़ेगी। दूसरा, जहां पर टिट फॉर टैट आती है, उस अवस्था के बच्चों का ये कहना था कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो उसको पैसे दे ही नहीं रहा, उसको फ्री में दे ही नहीं रहा। सिंपल सी बात है। कुछ बच्चों का कहना था कि हिंज का जाहिर सी बात है केमिस्ट वाला क्यों उसको फ्री में दवाई देगा, पैसे दे और दवाई ले। तो उनका ये कहना था। जो कन्वेंशनल स्टेज यानी परंपरागत या नैतिक स्तर के बच्चे थे, उनका ये कहना था कि नहीं, अच्छा आदमी चोरी नहीं करता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। क्यों? क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कानून और नियम सबसे ऊपर है, पत्नी मर रही है मर जाने दो, चोरी नहीं करने का। और जो थर्ड स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल वाले बच्चे थे, उनका ये कहना था कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी की जान से बढ़कर नहीं है क्या पैसा या चोरी या सजा। और सार्वभौमिक जो इथिकल वाले थे, सार्वभौमिक नैतिकता की उम्र में जो थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हिंज चोरी कर लेगा 5-6 साल जेल चला जाएगा, आजीवन कारावास भी हो जाएगा तो क्या हुआ, खुद भूखा रह ले लेकिन दूसरे को खिला दे, पत्नी बच जाएगी। तो हर उम्र के बच्चों ने, अलग अलग स्टेजेस की अवस्थाओं के बच्चों ने एक अलग अलग बात ही कही थी। और ऐसे गार्गी मैम नाम की एक टीचर बच्चों को भी पढ़ा रही होंगी। क्या पढ़ा रही होंगी? कि आपने नारी पक्ष को गौण माना है, नारी पक्ष को नेग्लेक्ट किया है। हिंज की पत्नी ने क्या, उसने कहा था कि तू जा चोरी कर, आप उसने कहा नहीं। उसने ये भी नहीं कहा कि हे पति तुम चोरी मत करो, कहीं आपने उसका जिक्र ही नहीं करा कि वो क्या कह रही है। तो नारी पक्ष को नेग्लेक्ट किया है, पहली बात तो ये।
फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आपने संस्कृति के प्रभाव को भी नेग्लेक्ट किया है। हो सकता है किसी समाज में इतनी नैतिकता शुरू से हो कि वहां पर एक बच्चा जो परंपरागत स्तर में है, यानी आपके अकॉर्डिंग गुरुजी जो कन्वेंशनल स्टेज में है, जो ये कहता है कि नैतिकता समाज डिसाइड करता है, हो सकता है वो वहीं ये कह दे कि नहीं नहीं समाज गया भाड़ में और इंसान की जान बचनी चाहिए। संस्कृति का मुद्दा होता है ना, हमारे अड़ोस पड़ोस का कल्चर हमें कितना नैतिक बना रहा है, इसका मामला है। तो कहा गुरुजी आपने संस्कृति को भी नेग्लेक्ट कर दिया, आपने ये दोनों बातें गलत की हैं। और कहा कि गुरुजी आप में एक और गलती है। तो बोले मैडम मोहतरमा बोलिए आप क्या गलती है। तो बोले एक और गलती आपकी ये है कि आपने ना पुरुष को तो पुरुष को आपने न्याय की नैतिकता से जोड़ा है कि पुरुष जो है, हिंज जो है, वो न्याय करना चाहता है, और नारी को आपने देखभाल की नैतिकता से जोड़ा है कि नारी सिर्फ अपनी देखभाल करना चाहती है या करवाना चाहती है। बोले गुरुजी ये आपकी सबसे बड़ी आलोचना है। और लड़की ने बहुत जबरदस्त आलोचना बताई। यहाँ कोलबर्ग की इस बात से तो मैं भी, कैरोल गिलिगन की इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि आलोचना में दम है, बहुत बेहतरीन दम है। ठीक साहब, तो आपको आज 3 आलोचनाएं देखने को मिली। किस किस की? एक कोलबर्ग भैया की, एक आपको किसकी आलोचना देखने को मिली, वाइगॉत्स्की साहब की, एक आपको जीन पियाजे साहब की आलोचना मिली, एक मैं आपको हार्वर्ड गार्डनर की या बुद्धि की आलोचना से क्वेश्चन क्या बनते हैं वो बता देती हूँ। हालांकि अभी हमने हार्वर्ड गार्डनर भैया पढ़े नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेंगे उसको, कल पढ़ लेंगे, परसों कभी भी पढ़ लेंगे। से जुड़े हुए हैं बुद्धि, और ये कहते हैं बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। क्या दी थी? बुद्धि का मल्टीपल इंटेलिजेंस, कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। तो इन्होंने कहा बुद्धि के कई प्रकार हैं। बुद्धि के कितने प्रकार? तो इन्होंने कहा बुद्धि के कई प्रकार हैं। सीटेट में 8 प्रकार दे रखे हैं बेटा जी। क्या दे रखे हैं? सीटेट की किताब में 8 प्रकार दे रखे हैं, 8 प्रकार। वैसे आप जानेंगे कि वैसे 9 प्रकार हैं। आप किसी टेट का एग्जाम दें, है ना, तो वहां पर 9 प्रकार माने जाते हैं। दिए इन्होंने 9 ही प्रकार हैं, लेकिन सीटेट की किताब में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। और हम अगर कल को कोई पेज फंसता है तो हम तो भैया एनसीईआरटी की किताब ही लगाएंगे ना। तो सीटेट 8 प्रकार मानता है, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 है तो अपन को भी टेंशन ही नहीं लेना है। ठीक है ना? ठीक है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर इनकी जो आलोचना होती है वो पता है काय बात पे होती है? इनकी आलोचना इस बात पर होती है कि आपने 8 प्रकार बताए, लेकिन कैसे इनका मापन हो ये नहीं बताया। इन सभी प्रकार का मापन संभव नहीं, इन सभी प्रकार की बुद्धि का मापन संभव नहीं। तो ये लिमिटेशन है इनके सिद्धांत की। कैसे पता लगेगा आपके अंदर कि आपके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, संगीतात्मक बुद्धि है? हर व्यक्ति बाथरूम सिंगर है बेटा जी, हर व्यक्ति क्या है? शुक्रिया सिलेक्शन सीटेट एंड टीजीटी पीजीटी होम साइंस क्लासेस, कितना बड़ा नाम है। तो बाथरूम सिंगर तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति नहाते नहाते गाता है कि बुद्धि सॉरी क्या बोलते हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। अब वो बात अलग है कि उससे दूसरों के कानों को दर्द हो रहा हो, तो कैसे माना जाए किसी व्यक्ति के अंदर संगीतात्मक बुद्धि है? गा तो हर व्यक्ति रहा है। तो इन सभी प्रकार की बुद्धि का मापन संभव नहीं, ये एक दिक्कत है। बुद्धि का क्या संभव नहीं? मापन संभव नहीं। ये एक अपने आप में दिक्कत है बेटा जी। ये एक अपने आप में, मतलब आप हल्की फुल्की दिक्कत भी मत मानिए, अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत मानिए इनकी। ठीक है ना? कि इस बात को लेकर इनकी आलोचना होती है कि सभी प्रकार की बुद्धि का कोई सटीक तरीके से मापन संभव नहीं, इस बात पे इनकी आलोचना होती है। तो बस यही इतना ही है। अब क्वेश्चन आंसर पर आते हैं।